तीसरी डायरी भाग 1। ताइकीची की एक भविष्यवाणी सच हुई, दूसरी भटक गई। यह अपमानजनक भविष्यवाणी की औरतें मुझ पर फिदा होंगी, जैसे उसने कहा था वैसे ही निकला। लेकिन यह खुशी की भविष्यवाणी कि मैं निश्चित रूप से एक महान कलाकार बनूंगा, वह साकार नहीं हुई। मैं कभी भी एक अज्ञात दूसरे श्रेणी के कार्टूनिस्ट से ज्यादा प्रभावशाली कुछ नहीं बन सका, जो सबसे सस्ते पत्रिकाओं में काम करता था। कामाकुरा की घटना के कारण मुझे कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और मैं फ्लैटफिश के घर की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहने चला गया। मुझे पता चला कि मेरे भरण पोषण के लिए हर महीने छोटी छोटी रकम घर से भेजी जाती थी, कभी भी मुझे सीधे नहीं बल्कि चुपके से फ्लैटफिश को। जाहिर तौर पर यह मेरे भाइयों द्वारा मेरे पिता की जानकारी के बिना भेजी जाती थी। बस इतना ही था। घर के साथ हर संबंध टूट गया। फ्लैटफिश हमेशा बुरे मूड में रहता था। भले ही मैं मुस्कुराकर खुद को सुखद बनाने की कोशिश करता, वह कभी मुस्कान नहीं लौटाता था। उसमें हुआ परिवर्तन इतना असाधारण था कि इसने मुझे यह सोचने के लिए मजबूर किया कि इंसान कितना तुच्छ या बल्कि कितने हास्यास्पद है, जो इतनी आसानी और सहजता से बदल सकते हैं, जैसे वे अपने हथेली पलटते हैं। फ्लैटफिश ऐसा लगता था जैसे वह मुझ पर नजर रख रहा हो, जैसे कि मैं आत्महत्या करने की बहुत संभावना रखता हूँ। उसे जरूर लगा होगा कि उस औरत के बाद मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, और उसने मुझे सख्ती से घर छोड़ने से मना किया था। शराब पीने या धूम्रपान करने में असमर्थ मैं अपने दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने छोटे से कमरे में फंसा रहा था, जहाँ मेरे पास पढ़ने के लिए केवल पुरानी पत्रिकाएं थी। मैं एक अर्धविषिक्त की जिंदगी जी रहा था और मैंने आत्महत्या के बारे में सोचने की ऊर्जा भी पूरी तरह खो दी थी। फ्लैटफिश का घर ओकोबू मेडिकल स्कूल के पास था। उसकी दुकान का साइन बोर्ड, जिस पर बड़े अक्षरों में गार्डन ऑफ ग्रीन ड्रैगन आर्ट एंड एथिक्स लिखा था, वहाँ की एकमात्र प्रभावशाली चीज थी। दुकान अपने आप में एक लंबा संकरा स्थान था, जिसका धूल भरा इंटीरियर केवल बेकार कबाड़ से भरी अलमारियों से भरा था। कहने की जरूरत नहीं कि फ्लैटफिश इस कबाड़ की बिक्री पर जीविका के लिए निर्भर नहीं था। वह जाहिर तौर पर करों से बचने के लिए एक ग्राहक की गुप्त संपत्ति को दूसरे को हस्तांतरित करने जैसी सेवाएं करके पैसा कमाता था। फ्लैटफिश लगभग कभी दुकान में इंतजार नहीं करता था। आमतौर वह सुबह जल्दी में चेहरे पर तिरस्कार लिए निकल जाता, और उसकी अनुपस्थिति में एक 17 साल का लड़का दुकान की देखभाल करता था। जब भी इस लड़के को कुछ बेहतर करने का नहीं मिलता, वह पड़ोस के बच्चों के साथ सड़क पर कैच खेलता था। वह दूसरी मंजिल पर रहने वाले परजीवी को मूर्ख यदि पूर्ण पागल नहीं मानता। वह मुझे बड़े और समझदार व्यक्ति की तरह व्याख्यान भी देता, कभी भी किसी से बहस करने में असमर्थ होने के कारण। मैं उसकी बातों को विनम्रता से सुनता, मेरे चेहरे पर थकी हुई लेकिन प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति के साथ। मुझे याद आया कि बहुत पहले से घर के लोगों से सुनी हुई गपशप के अनुसार यह क्लर्क फ्लैटफिश के नाजायज बेटा था। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को कभी पिता और पुत्र के रूप में संबोधित नहीं करते। इसके लिए और फ्लैटफिश के अविवाहित रहने के लिए कोई कारण रहा होगा, लेकिन मैं जन्मजात रूप से दूसरों से ज्यादा रुचि लेने में असमर्थ हूँ, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। हालांकि लड़के की आंखों में निश्चित रूप से कुछ मछली जैसा था, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या गपशप सच हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा था तो यह पिता और पुत्र की उल्लेखनीय रूप से उदास अस्तित्व जीते थे। कभी कभी देर रात वे पड़ोस के दुकान से नूडल्स मंगवाते, केवल अपने लिए, मुझे आमंत्रित किए बिना, और वे चुपचाप खाते थे, एक शब्द भी आदान प्रदान किए बिना। लड़का लगभग हमेशा फ्लैटफिश के घर में खाना तैयार करता था, और दिन में 3 बार वह दूसरी मंजिल पर परजीवी के लिए अलग ट्रे पर भोजन लाता था। फ्लैटफिश और लड़का अपने भोजन को सीढ़ियों के नीचे के नम छोटे कमरे में इतने जल्दी से खाते थे कि मैं पेटों की खटखट सुन सकता था।
मार्च के अंत में शाम फ्लैटफिश, क्या उसे कोई अप्रत्याशित वित्तीय सफलता मिली थी या कोई अन्य चाल थी? यहाँ तक कि अगर ये दोनों परिकल्पनाएं सही थी, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई अन्य कारण भी थे, इतने स्पष्ट कि मेरे अनुमान उन्हें कभी समझ नहीं सके थे। मुझे नीचे एक डिनर के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें शायद ही कभी मौजूद खातिर की मौजूदगी थी। मेज़बान स्वयं कटे हुए टूना को असामान्य स्वादिष्टता से प्रभावित था, और अपने प्रशंसात्मक आनंद में उसने अपने उदासीन अनुचरण को भी थोड़ा खातिर देने की पेशकश की। उसने पूछा, तुम भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि मेज पर रखी एक प्लेट से कुछ सूखी सार्डिन उठाई और छोटी मछली की चमकदार आंखों को देखते हुए मुझे नशे का हल्का सा उभार महसूस हुआ। मुझे अचानक उन दिनों की उदासीनता होने लगी जब मैं बार बार पीने जाता था, यहाँ तक कि होली के लिए भी। मैं स्वतंत्रता की इतनी हताश लालसा से भर गया कि मैं कमजोर और आंसुओं से भर गया। इस घर में आने के बाद से मेरे पास मस्खरेपन का भी कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैं केवल फ्लैटफिश और उसके लड़के की तिरस्कारपूर्ण नजरों के नीचे पस्त पड़ा रहता। फ्लैटफिश स्वयं लंबी, दिल से दिल की बातें करने के लिए उत्सुक नहीं लगता था, और मेरी ओर से उसके पीछे शिकायतों के साथ दौड़ने की कोई इच्छा नहीं जागती थी। फ्लैटफिश ने अपनी बात जारी रखी, जैसे स्थिति है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे खिलाफ निलंबित सजा का आपराधिक रिकॉर्ड या कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा। तो तुम देखते हो, तुम्हारा पुनर्वसन पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने तरीके सुधारते हो और मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर गंभीरता से आते हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करने के लिए जा सकता हूँ। फ्लैटफिश के बोलने का तरीका, नहीं केवल उसी का ही नहीं, बल्कि दुनिया में हर किसी का बोलने का तरीका अजीब मायावी जटिलताएं लिए हुए था। अस्पष्टता के स्वरों के साथ जटिल रूप में प्रस्तुत, जो इतनी सख्त थी कि बेकार थी, और उनके चारों ओर की तीव्र रूप से चिढ़ाने वाली छोटी छोटी चालों से हैरान रहा हो। अंत में मुझे परवाह करना बंद हो गया। मैंने उन्हें अपने मस्खरेपन से हंसकर टाल दिया, या हार की मुद्रा में चुपचाप सिर हिलाकर उनके सामने पूरी तरह समर्पण कर दिया। बाद के वर्षों में मुझे एहसास हुआ कि अगर फ्लैटफिश ने उस समय में मुझे साधारण तथ्यों के बयान दिया होता, तो कोई अनुचित परिणाम नहीं हुए होते, लेकिन उसकी अनावश्यक सावधानियों, या बल्कि दुनिया के लोगों की समझ से परे घमंड और दिखावे के प्रेम के परिणाम स्वरूप मुझे सबसे निराशाजनक अनुभवों का सामना करना पड़ा। कितना बेहतर होता अगर फ्लैटफिश ने कुछ इस तरह का कहा होता, मैं चाहता हूँ कि तुम अप्रैल सत्र से शुरू होने वाले स्कूल में दाखिल हो। तुम्हारे परिवार ने फैसला किया है कि एक बार तुम स्कूल में दाखिल हो जाओ, तो वे तुम्हें अधिक पर्याप्त भत्ता भेजेंगे। बाद में मुझे पता चला कि वास्तव में यही स्थिति थी। अगर मुझे यह बताया गया होता, तो मैं शायद वही करता जो फ्लैटफिश ने मुझसे कहा था, लेकिन उसकी असहनीय रूप से सतर्क, घुमावदार बोलने के तरीके के कारण मुझे केवल चिढ़ महसूस हुई, और इसने मेरे पूरे जीवन के रास्ते को बदल दिया। अगर तुम मुझे अपनी समस्याएं बताने के मूड में नहीं हो, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कैसी समस्या है? मुझे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कहना चाह रहा था। क्या तुम्हारे दिल पर कोई बोझ नहीं है? उसने पूछा। उदाहरण के लिए तुम अब क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए? मैंने पूछा। नहीं, मुझसे मत पूछो। लेकिन मान लो मैंने कहा कि मैं स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है इससे पैसा खर्च होता है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं है, यह तुम्हारी भावनाओं का है। उसने कहा। मुझे आश्चर्य है, उसने यह साधारण तथ्य को नहीं बताया कि पैसा घर से आएगा। उस एक तथ्य ने शायद मेरी भावनाओं को तय कर लिया होता, लेकिन मैं एक कोहरे में छोड़ दिया गया था। कैसा रहेगा? क्या तुम्हारे पास भविष्य के लिए कोई ऐसी आकांक्षा है जिसे वर्णित किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जिन लोगों की मदद की जाती है, वे यह नहीं समझ सकते कि किसी अन्य व्यक्ति की मदद करना कितना मुश्किल है।
मैंने कहा, मुझे खेद है, मैं वास्तव में तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। उसने कहा, आके कहा, मैं अब तुम्हारा जिम्मेदार हूँ और मुझे यह पसंद नहीं कि तुम में ऐसी आधे अधूरे भावनाएं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम वास्तव में एक नई शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम मेरे पास गंभीरता से अपने भविष्य की योजना पर चर्चा करने के लिए आए, तो मैं निश्चित रूप से जो कर सकता हूँ वह करूँगा। लेकिन निश्चित रूप से तुम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि गरीब बूढ़ा फ्लैटफिश जो मदद दे सकता है, उस पर तुम अपने पूर्व की विलासिता की जिंदगी जी सको। इस स्कोर पर कोई भ्रम मत पालो। नहीं, लेकिन अगर तुम नई शुरुआत करने में अपने दृढ़ संकल्पों में दृढ़ हो और तुम अपने भविष्य के निर्माण के लिए निश्चित योजनाएं बनाते हो, तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे पास मदद के लिए आए, हालांकि भगवान जानता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ सकते हो? तुम्हारी योजनाएं क्या है? अगर आप मुझे अपने घर में रहने की अनुमति देंगे, तो मैं काम करूंगा। मैंने कहा, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें पता है कि आजकल टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के स्नातक भी मेरे बीच में टोका नहीं, मैं किसी कंपनी में नौकरी करने के बारे में नहीं सोच रहा था। तो फिर क्या? मैं एक चित्रकार बनना चाहता हूँ। मैंने यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मैं कभी नहीं भूल सकता कि उस विचित्र छाया को जो फ्लैटफिश के चेहरे पर आई जब वह मुझ पर हंसा। उसकी गर्दन सिकुड़ी हुई थी। यह तिरस्कार जैसा था, फिर भी यह अलग था। अगर दुनिया समुद्र की तरह 1000 फीट की गहराई रखती हो, तो यह उस तरह की अजीब छाया है थी जो तल पर इधर उधर मंडराती हो। यह एक ऐसी हंसी थी जिसने एक वयस्क जीवन की सबसे गहरी गहराई की झलक दिखाई। उसने कहा, ऐसे बात पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी भावनाएं अभी भी हवा में है। इस पर विचार करो। कृपया इस शाम को इस पर गंभीरता से विचार करने में बिताओ। मैं दूसरी मंजिल पर भाग गया जैसे कि मुझे खदेड़ा गया हो। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा, तब भी मुझे कुछ विशेष रूप से रचनात्मक नहीं सोचा। अगली सुबह भोर में मैं फ्लैटफिश के घर में भाग गया। मैंने एक नोट छोड़ा। अपने लेखन पैड पर पेंसिल से बड़े अक्षरों में लिखा, मैं आज रात निश्चित रूप से लौटूंगा। मैं नीचे दिए गए पते पर रहने वाले एक दोस्त के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कृपया मेरी चिंता न करें, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने होरिके का नाम और पता लिखा और फ्लैटफिश के घर से चुपके से निकल गया। मैं भागा नहीं, क्योंकि मुझे फ्लैटफिश द्वारा व्याख्यान दिए जाने से अपमान महसूस हुआ था। मैं जैसा कि फ्लैटफिश से वर्णित किया था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी भावनाएं हवा में थी और मुझे भविष्य की योजनाओं या किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था। इसके अलावा मुझे फ्लैटफिश के लिए कुछ हद तक दुख महसूस हुआ कि मैं उसके लिए बोझ हूँ, और मुझे यह सोचना असहनीय रूप से दर्दनाक लगा कि अगर किसी दूर के मौके पर मुझे कोई योग्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने का मन हुआ, तो मुझे अपने पुनर्वास के लिए आवश्यक पूंजी के लिए गरीब बूढ़े फ्लैटफिश पर निर्भर रहना होगा। जब मैं फ्लैटफिश का घर छोड़कर गया, हालांकि मैं निश्चित रूप से होरिकी जैसे लोगों से अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का कोई गंभीर विचार नहीं कर रहा था। मैंने नोट इसलिए लिखा था कि फ्लैटफिश को थोड़ी देर के लिए शांत किया जा सके, भले ही एक पल के लिए। मैंने नोट इतना इसलिए नहीं लिखा कि यह जासूसी कहानी की चाल थी, ताकि मेरे भागने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा कि यह इच्छा कम से कम हल्के रूप से मौजूद थी, जितना कि फ्लैटफिश को अचानक झटका देने से बचाने के लिए, जो उसे जंगली अलार्म और भ्रम की स्थिति में भेज देगा। मुझे लगता है कि मेरे मकसद का कुछ हद तक सटीक प्रस्तुति हो सकती है। मुझे पता था कि तथ्य निश्चित रूप से पता चले जाएंगे, लेकिन मुझे उन्हें जैसा है वैसे बताने से डर लग रहा था। मेरी एक दुखद खामी यह बाध्यता थी कि हर स्थिति में कुछ प्रकार का आलंकन जोड़ना पड़ता है, एक गुण जो लोगों ने मुझे कभी कभी झूठा कहा है, लेकिन मैंने लगभग कभी भी अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अलंकरण का नहीं किया। बल्कि यह था
कि मुझे उस भयावह परिवर्तन का भय था जो उस क्षण वातावरण में होता है, जब बातचीत का प्रवाह रुक जाता है। और यहाँ तक कि जब मुझे पता था कि यह बाद में मेरे लिए नुकसानदायक होगा। मुझे अक्सर अपनी सामान्य हताश सेवा की उन्माद से उत्पन्न होने वाली खुशी देने की इच्छा से लगभग अनजाने में अपने अलंकरण का शब्द जोड़ना मुड़ता है। यह मेरी कमजोरी का एक विकृत रूप, एक मूर्खता हो सकती थी, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली आदत का दुनिया के तथाकथित ईमानदार नागरिकों ने पूरा फायदा उठाया। यही कारण था कि मैंने अपने स्मृति के दुरुस्त कोनों से उभरते हुए होरिकी का नाम और पता लिख दिया। फ्लैटफिश का घर छोड़ने के बाद मैं शिंजुकू तक पैदल गया, जहां मैंने अपनी जेब में मौजूद किताबें बेची। फिर मैं वहां निश्चित से खड़ा रहा, पूरी तरह से यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। हालांकि मैंने हमेशा सभी के साथ सुखद रहने की प्रथा बनाई है, मैंने वास्तव में कभी दोस्ती का अनुभव नहीं किया है। मेरे पास होरिकी जैसे सुख साथियों को छोड़कर मेरे विभिन्न परिचितों की केवल सबसे दर्दनाक स्मृतियां हैं। मैंने इस दर्दनाक रिश्तों से खुद को अलग करने के लिए उन्मत्त रूप से मस्करे की भूमिका निभाई है, केवल इसके परिणाम स्वरूप खुद को थका देने के लिए। यहाँ तक कि अब भी मुझे झटका देता है अगर मैं सड़क पर किसी ऐसे चेहरे को देख लेता हूँ जो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जुलता है जैसे मैं थोड़ा सा भी जानता हूँ, और मुझे तुरंत एक कपकपी सी भरी हिंसा पकड़ लेती है जो मुझे चक्कर में डाल देती है। मुझे पता है कि दूसरे लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे दूसरों से प्रेम करने की क्षमता में कमी लगती है। मुझे यह जोड़ना चाहिए कि मुझे बहुत गहरे संदेह है कि क्या वास्तव में इंसानों में यह क्षमता होती है। यह शायद ही उम्मीद की जा सकती थी कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के कभी करीबी दोस्त बन सके। इसके अलावा मेरे पास मुलाकात करने की क्षमता भी नहीं थी। किसी अन्य व्यक्ति के घर का मुख्य द्वार मुझे डिवाइन कॉमेडी में नरक के द्वार से ज़्यादा भयभीत करता था, और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि मुझे वास्तव में लगता था कि मैं उस दरवाजे के भीतर एक भयानक ड्रैगन जैसे राक्षस की उपस्थिति को भाप सकता हूँ, जो वहाँ एक नम कच्ची गंध के साथ तड़प रहा हो। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। होरिकी, यह एक सच्चा शब्द मजाक में कहा गया था। मैंने होरिकी से मिलने का फैसला किया, ठीक जैसा मैंने फ्लैटफिश को अपने विदाई नोट पे लिखा था। मैं पहले कभी खुद होरिकी के घर नहीं गया। आमतौर पर मैं उसे अपने पास तार से बुलाता था जब मैं उसे देखना चाहता था। अब हालांकि मुझे संदेह था कि क्या मैं तार का शुल्क दे पाऊंगा। मैंने यह भी सोचा, एक अपमानित व्यक्ति की पीली बुद्धि के साथ, कि होरिकी शायद तार भेजने पर भी आने से इनकार करते। मैंने एक मुलाकात का फैसला किया जो मेरे लिए दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ थी। एक आह भरते हुए मैं ट्राम में चढ़ गया, यह विचार कि दुनिया में मेरी एकमात्र उम्मीद होरिकी थी मुझे इतने भयावह पूर्वाभास से भर देता था कि मेरे रीढ़ में ठंडक दौड़ पड़ती थी। होरिकी घर पर रहता, वह एक गंदे गली के अंत में एक 2 मंजिला घर में रहता। होरिकी केवल दूसरी मंजिल पर एक मध्यम आकार के कमरे में रहता था। नीचे उसके माता पिता और एक युवा कामगार व्यवस्थापूर्वक कपड़े की पट्टियों को सिल रहे थे और चप्पल के लिए थोंग बना रहे थे। होरिकी ने उस दिन मुझे अपने शहरी व्यक्तित्व का एक नया पहलू दिया। यह उसकी जानकार प्रकृति थी, एक ऐसा अहंकार जो इतना ठंडा, इतना चालाक था कि मेरे जैसे ग्रामीण लड़के केवल आश्चर्य से आंख फाड़ कर देख सकते थे। वह मेरे जैसे सरल, अंतहीन, निष्क्रिय प्रकार का नहीं था। तुम क्या आश्चर्य है? तुम्हें तुम्हारे पिता ने माफ कर दिया है ना? अभी तक नहीं? मैं अस्वीकार करने में असमर्थ था कि मैं भाग गया था। मेरे सामान्य तरीके से मैंने मुद्दे को टाल दिया, हालांकि मुझे यकीन था कि होरिकी जल्द ही, अगर तुरंत नहीं तो समझ जाएगा कि क्या हुआ था। चीज़ें किसी न किसी तरह अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखो, यह हंसने की बात नहीं है। मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है, अब अपनी मूर्खता बंद करो। वैसे भी मेरे पास आज कारोबार है, मैं इतने दिनों में बहुत व्यस्त हूँ। कारोबार? किस तरह का कारोबार? अरे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो?
कुशन के धागे को मत तोड़ो, उसने कहा। जब हम बात कर रहे थे, मैंने अनजाने में उस कुशन के कोने से निकले हुए टेचल जैसे धागों में से एक को, जिसे मैं बाइंडिंग थ्रेड्स कहता हूँ, अपनी उंगलियों से छेड़ना और घुमाना शुरू कर दिया। होरिकी ने अपने घर की हर चीज़, यहाँ तक कि कुशन के आखिरी धागे तक के प्रति एक ईर्ष्यालु स्वामित्व का रवैया अपनाया था, और वह मुझ पर तिरछी नज़रों से देखने लगा। इस रवैये से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। होरिकी की मेरे साथ परिचितता ने उससे कुछ भी खर्च नहीं किया था। होरिकी की वृद्ध माँ एक ट्रे पर 2 जेली की डिश लेकर आई। यह क्या है? होरिकी ने अपनी माँ से कोमलता से पूछा, एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के लहजे में, इतना विनम्र भाषा में बात करते हुए कि यह काफ़ी अप्राकृतिक लगी। ओह, मुझे खेद है। क्या आपने जेली बनाई है? यह शानदार है। आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। मैं बस कुछ कारोबार के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन आपकी शानदार जेली को नहीं खाना बुरा होगा जब आपने इतनी मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरी ओर मुड़ते हुए, तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? माँ ने इसे विशेष रूप से बनाया है। आह, यह स्वादिष्ट है, वास्तव में शानदार। उसने उत्साह के साथ लगभग एक उमंग में जेली खाई, जो पूरी तरह से नाटक की नहीं लग रही थी। मैंने भी अपनी जेली का कटोरा चम्मच से खाया। इसका स्वाद पानी जैसा था, और जब मैं नीचे की चीज़ तक पहुंचा तो फल नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं पहचान नहीं सका। मैंने उनकी गरीबी को बिल्कुल भी तुच्छ नहीं समझा। उस समय मुझे नहीं लगा कि जेली का स्वाद खराब था, और मैं वास्तव में उस बूढ़ी औरत की दयालुता के लिए आभारी था। यह सच है कि मुझे गरीबी से डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कभी तुच्छ समझा। जेली और जिस तरह की होरिकी ने इस पर खुशी जताई, उसने मुझे शहरवासियों की कंजूसी और टोक्यो के एक परिवार में घर के अंदर और बाहर के व्यवहार में कितना तेज अंतर होता है, इसका सबक सिखाया। मैं इस बात से भयभीत था कि मैं एक मूर्ख जो महान समाज से निरंतर भागने के कारण घर पर और बाहर के बीच के अंतर में असमर्थ था, पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया गया था, कि होरिकी ने भी मुझे छोड़ दिया था। मैं दर्ज करना चाहूँगा कि जब मैं छिलते हुए लकड़ी के चॉपस्टिक से अपनी जेली खा रहा था तो मुझे असहनीय रूप से अकेलापन महसूस हुआ। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास आज एक अपॉइंटमेंट है, होरिकी ने खड़े होते हुए अपने जैकेट पहनते हुए कहा। मैं अब जा रहा हूँ, सॉरी। उसी क्षण होरिकी के लिए एक महिला आगंतुक आई। इससे मेरी किस्मत ने अचानक करवट ली। होरिकी तुरंत बहुत उत्साहित हो गया। मैं आपके पास जा ही रहा था जब यह लड़का बिन बताए आ गया। नहीं, आप बिल्कुल भी रास्ते में नहीं है, कृपया अंदर आए। वह घबराया हुआ लग रहा था। मैंने अपने नीचे का कुशन उठाया और उसे होरिको को देने से पहले उसे पलट दिया, लेकिन उसने मेरे हाथों से उसे छीन लिया। उस औरत को देने से पहले उसे एक बार और पलट दिया। मेहमानों के लिए केवल वही एक कुशन था, होरिकी के बैठने वाले कुशन के अलावा। महिला एक लंबी पतली व्यक्ति थी। उसने कुशन ठुकरा दिया और दरवाजे के पास एक कोने में शालीनता से बैठ गई। मैंने उनकी बातचीत को अनमाने ढंग से सुना। वह महिला जाहिर तौर पर एक पत्रिका प्रकाशक की कर्मचारी थी। उसने होरिको से एक चित्रण का ऑर्डर किया था और अब उसे लेने आई थी। हम बहुत जल्दी में हैं, उसने समझाया। यह तैयार है, यह कुछ समय से तैयार है, यह लीजिए। एक दूत एक तार लेकर आया। जैसे ही होरिके ने इसे पढ़ा, मैंने उसके चेहरे पर खुशी को बदसूरत होते देखा। कमबख्त, तुम क्या कर रहे हो? तार फ्लैटफिश का था। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वहाँ खुद ले जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है। सोचो, एक भगोड़ा और इतना आत्मसंतुष्ट दिख रहा है। महिला ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? ओकुबू में, मेरे बिना सोचे जवाब दिया। यह मेरे कार्यालय के बहुत करीब है। वह कोशु में पैदा हुई थी और 28 साल की थी। वह कोएंजी में अपने 5 साल की बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी।
उसने मुझे बताया कि उसके पति की एक मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। आप ऐसे लगते हैं जैसे आपका बचपन दुखी रहा हो। आप बहुत संवेदनशील हैं। आपके लिए यह और भी दुःख की बात है। मैंने पहली बार एक रखेल की ज़िंदगी जी। शिकोगो, यह उस पत्रकार महिला का नाम था। उसके सुबह पत्रिका प्रकाशक के कार्यालय में काम पर जाने के बाद उसकी बेटी शिगेको और मैं आज्ञाकारी रूप से अपार्टमेंट की देखभाल करते थे। शिगेको को हमेशा उसकी माँ के बाहर होने पर अधीक्षक के कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया जाता, और अब वो खुश थी कि एक दिलचस्प अंकल उसके लिए एक नया खेल साथी बनकर आया था। लगभग 1 सप्ताह तक मैं अचेत अवस्था में रहा। अपार्टमेंट की खिड़की के ठीक बाहर टेलीग्राफ तारों में फंसी एक पतंग थी। धूल भरी वसंत हवा से उड़ती और फटती हुई, फिर भी वह तारों से दृढ़ता से चिपकती रही, जैसे कि किसी चीज की पुष्टि में। हर बार जब मैं उस पतंग को देखता, मुझे शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराहट पड़ता और मेरे गाल लाल हो जाते। यह मुझे सपनों में भी सताती थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने कहा। कितने? उसने पूछा। बहुत सारे। वे कहते हैं कि जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से उड़ जाता है, और यह सच है। बेवकूफ़ी मत करो, इतना घिसा पिटा वाक्य, उसने कहा। क्या? लेकिन तुम नहीं समझती। अगर चीज़ें इस तरह चलती रही तो मैं भाग सकता हूँ। हम में से कौन गरीब है और कौन भागेगा? कितनी बेवकूफ़ी भरी बात, उसने कहा। मैं अपनी शराब और सिगरेट अपने पैसे से खरीदना चाहता हूँ। मैं होरिकी से कहीं बेहतर कलाकार हूँ, मैंने कहा। ऐसे समय में हाई स्कूल में मेरे द्वारा बनाए गए स्वयं चित्र, जिन्हें ताइकीची ने भूत चित्र कहा था, स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में आए। मेरे खोए हुए उत्कृष्ट कृतियाँ, ये मेरी एकमात्र वास्तव में मूल्यवान तस्वीरें, मेरे बार बार पते बदलने के दौरान गायब हो गई थी। मैंने बाद में हर तरह की तस्वीर बनाई, लेकिन वे मेरी यादों में उन शानदार कार्यों से बहुत बहुत कम थी। मुझे एक भारी नुकसान की भावना सताती थी, जैसे कि मेरा दिल खाली हो गया हो। न पिया गया एबिन्स का गिलास। एक नुकसान की भावना जो हमेशा के लिए असमाप्त रहने के लिए बाध्य थी, चुपके से आकर लेने लगी। जब भी मैं चित्रकला की बात करता, वह न पिया गया एबिन्स का गिलास मेरी आंखों के सामने टिमटिमाता था। मैं इस निराशजनक विचार से तड़प उठता था, अगर केवल मैं उन्हें वे चित्र दिखा पाता तो वे मेरे कलात्मक प्रतिभा पर विश्वास करते। क्या सचमुच? तुम इस तरह गंभीर चेहरे के साथ मजाक करने में बहुत प्यारे लगते हो। लेकिन यह मजाक नहीं था, यह सच था। काश मैं उसे वे चित्र दिखा पाता। मुझे खाली चिढ़ महसूस हुई जो अचानक समर्पण में बदल गई। मैंने कहा, मेरा मतलब कार्टून से है। मुझे यकीन है कि मैं कम से कम कार्टून में हरिके से बेहतर हूँ। ये छलावे भरे मस्खरे शब्द मेरे सच्चे शब्दों से ज़्यादा गंभीर से लिए गए। हाँ, यह बात है। मुझे वास्तव में तुम्हारे उन कार्टूनों ने प्रभावित किया जो तुम हमेशा शिकागो के लिए बनाते हो। मैं स्वयं उन पर हंस पड़ी हूँ। हमारी पत्रिका के लिए चित्र बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं आसानी से संपादक से पूछ सकती हूँ। उसकी कंपनी एक मासिक पत्रिका प्रकाशित कर रही थी, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी, बच्चों के लिए। ज़्यादातर औरतें जो तुम्हें देखती है तुम्हारे लिए कुछ करने की इतनी बुरी तरह इच्छा करने लगती है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम हमेशा इतने डरपोक होते हो कि फिर भी तुम मज़ेदार हो। कभी कभी तुम अकेले और उदास हो जाते हो, लेकिन इससे एक औरत का दिल तुम्हारे लिए और ज़्यादा खुल जाता है। शिगुको ने इन और अन्य टिप्पणियों के साथ मेरी चापलूसी की, जो एक रखेल की विशेष घृणित गुणवत्ता के साथ मैंने शांति से स्वीकार की।